Hello students, how are you? Today we are going to start crop protection improvement management. Field crops are infested by large number. देखिए यहाँ पर हमको क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट पढ़ना है, मतलब फसल जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उनकी प्रोटेक्शन का इम्प्रूवमेंट हमको स्टडी करना है, मैनेजमेंट प्रबंधन के बारे में। देखिए कह रहे हैं यहाँ पर फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट, पेस्ट, डिसीजेस एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। हमारी फसल जो होती है वो खरपतवारों से, इंसेक्ट पेस्ट से, डिसीज से, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स देखते हैं, इन सब चीज़ों से पीड़ित होती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो रुकावट होती हैं इनमें। जैसे कि फर्स्ट हमारा वीड्स है, हम वीड्स के बारे में स्टडी करेंगे। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द क्रॉप फील्ड्स। वीड्स क्या है? वीड्स आपकी किसी भी क्रॉप्स के साथ कुछ भी एक देखेंगे अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं, वो आपकी वीड्स होते हैं। सपोज डेट अगर आपने व्हीट की क्रॉप्स ले रखी है अगर वहाँ पर हम देखेंगे कि व्हीट के प्लांट्स के साथ कोई अदर प्लांट्स अगर हमारे उस फील्ड पर आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वीड्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ। जो वीड्स होती हैं वो जो हमारी मेन क्रॉप्स है, मेन क्रॉप्स की क्या कर लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है और उसकी ग्रोथ को रिड्यूस कर देता है। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल है जैंथियम एंड पैथेनियम, ये मोस्ट एग्जाम्पल है रबी क्रॉप्स के वीड्स। फोर्थ नंबर में रिमूवल ऑफ वीड्स एट एन अर्ली स्टेज इज रिकमेंडेड, स्प्रे वीडिसाइड्स। देखिए जो हमारा वीड्स होता है जब अर्ली स्टेज में होता है, जब वो ग्रोइंग कर रहा हो तो उस समय हमको इसको क्या कर देना चाहिए? आइडेंटिफाइड करके इसको हमें रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। या फिर हम वीडिसाइड्स, जिसको हम खरपतवार नाशक कहते हैं, ऐसे केमिकल्स का यूज करके उनको ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट इज न्यूसेंस इन द क्रॉप फील्ड। जो आपके इंसेक्ट पेस्ट हैं वो हमारे क्रॉप फील्ड्स को न्यूसेंस करते हैं। इंसेक्ट पेस्ट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ क्रॉप एंड रिड्यूस द यील्ड। हमारे इंसेक्ट पेस्ट जो हमारी मेन क्रॉप्स होती है उस क्रॉप्स की जो यील्ड है, उपज है, पैदावार जिसको हम कहते हैं, उसको प्रभावित करता है। जैसे कि एग्जाम्पल है कैटरपिलर्स है, ड्रैगन फ्लाई है, एसेट्रा। स्प्रेड ऑफ केमिकल्स सच एज पेस्टिसाइड्स। कुछ आपके मेजर्ड पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनका यूज करके हम इसको क्या करते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए डिसीजेस के अंतर्गत हम देखते हैं डिसीज इज कास्ड बाय पैथोजेंस इन द फील्ड। जो डिसीज है वो पैथोजेंस के ही द्वारा क्या होती हैं? फैलती हैं। कहाँ पर? हमारी क्रॉप फील्ड्स पर। डिसीजेस अल्टर द फिजियोलॉजी ऑफ क्रॉप एंड रिड्यूस द यील्ड। जो डिसीजेस होती हैं वो क्या होती हैं? हमारी क्रॉप्स को अल्टर करती, उसकी फिजियोलॉजी पर, उसकी शारीरिक की विकास पर उसको प्रभाव डालती हैं, और साथ में उसकी जो यील्ड है, उपज है, उसको भी बाधित करती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग जानते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, ये इसके क्या होते हैं? काजेस होते हैं। स्प्रेड ऑफ केमिकल टू किल पैथोजेंस। हम कुछ केमिकल्स का यूज करके इनके पैथोजेंस को नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। डिफरेंट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। देखिए जो स्टोरेज होता है, जो भी हम ग्रेन का स्टोरेज करते हैं, आप लोग भी घर पर व्हीट है, आपका राइस है, इसको स्टोर करते हैं। आप लोग देखते हैं ना कि बहुत से मोड्स होते हैं स्टोरेज करने के, लेकिन उसके जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें स्टोरेज करने पर क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। डिफरेंट फैक्टर रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स। देखिए बहुत से ऐसे कारण हैं जो हमारे जो ग्रेन को स्टोर करते हैं उसकी क्वालिटी पर क्या करते हैं? फैक्टर डालते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। जैसे कि
हम इसके जो फैक्टर्स को कैटेगराइज करते हैं बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में देखते हैं जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, रोडेंट्स मतलब आपके जो चूहे लगते हैं, फंगी मतलब कवक लग जाता है। अबायोटिक फैक्टर्स के अंतर्गत आपका मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एक्सेट्रा, ये सब आपका अबायोटिक फैक्टर्स के अंतर्गत आता है। सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउसेज, हमको अपने फूड ग्रेन्स को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से क्या करना होता है, रखाव करना पड़ता है, उसकी टाइम टू टाइम हमको केयरिंग करनी पड़ती है। देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एनिमल हस्बेंड्री। इट इज़ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक। मतलब आपका जो पशुपालन है, पशुपालन का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। पशुपालन तो पशु तो सभी लोग रखते हैं घर में, आप लोग डॉग भी रखते हैं, है ना, काऊ भी बहुत लोग रखते हैं, लेकिन एक मेथड होता है, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक पद्धति के अकॉर्डिंग उसको रख रखाव करना, कीपिंग करना, वो हमारा एनिमल हस्बेंड्री है। देखिए इंक्लूडेड इसके अंतर्गत क्या क्या रहता है एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत, फीडिंग मतलब भोजन, जो हमारे एनिमल लाइव स्टॉक है उसको हमको क्या भोजन देना चाहिए। ब्रीडिंग मतलब होता है प्रजनन एंड डिसीजेस कंट्रोल, और बहुत से जानवरों को कंट्रोल, डिसीजेस भी होती है, आप हम सभी बीमार होते हैं, वैसे हमारा एनिमल भी बीमार हो जाता है, हमें डिसीज भी कंट्रोल करना है। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग एंड बी कीपिंग। देखिए जो हमारा एनिमल बेस्ड फार्मिंग होता है उसमें क्या क्या आपका इंक्लूड है, कैटल फार्मिंग आपका जिसको बोलते हैं लोग कैटल फार्म मतलब मवेशी पालन जिसको कहते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग मतलब आपका मुर्गी पालन है, फिश फार्मिंग मछली पालन है, एंड बी कीपिंग इज द मधुमक्खी पालन इसको हिंदी में कहते हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे इसका पर्पज क्या है कैटल फार्मिंग का। इसका जो पहला पर्पज है कैटल फार्मिंग में, मिल्क एंड ड्रॉट एनिमल्स इन एग्रीकल्चर, या हमें दुधारू जानवर रखना चाहिए, और ड्रॉट लेबर मतलब जो हमें खेती के जो कार्य हैं उनके लिए हम एनिमल्स को रखते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में आपका आता है मीट, चिकन, एग प्रोडक्शन, मांस के लिए, चिकन और अंडा उत्पादन के लिए हम पोल्ट्री फार्मिंग रखते हैं। फिश फार्मिंग में आपका चीप सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन्स, मतलब जो आपकी चीप सोर्सेज है किसकी, एनिमल प्रोटीन्स की, उसके लिए। फिश प्रोडक्शन इज एक्वाकल्चर, जो हमारा फिश प्रोडक्शन है उसको हम एक्वाकल्चर कहते हैं। ग्रोइंग ऑफ मैरीन फिशेज इज कॉल्ड मैरीकल्चर, और जो हम मैरीन फिशेज को उसका पालन करते हैं उसको हम मैरीकल्चर के नाम से जानते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा बी कीपिंग, हनी, वैक्स एंड मेडिसिनल प्रिपरेशंस, एडिशनल इनकम टू द फार्मर, शहद उत्पादन के लिए, आपका वैक्स मोम उत्पादन के लिए, और साथ ही साथ बहुत सी हमारी मेडिसिन्स भी होती हैं जहाँ पर हम क्या इसका यूज करते हैं, और ये फार्मर्स के लिए एडिशनल इनकम का बहुत अच्छा रिसोर्सेस होता है। देखिए यहाँ पर जो हमारा दूसरा टॉपिक होता है क्रॉस ब्रीडिंग टू गेट डिजायर्ड क्वालिटीज़, मतलब हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है और हम अपनी डिजायर्ड क्वालिटीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब डिजायर्ड क्वालिटीज़ से यहाँ पर मतलब है अपने पसंद की हमको ब्रीडिंग कैसे रख सकते हैं। जैसे कैटल फार्मिंग के अंतर्गत आता है एक्सोटिक क्वालिटी ऑफ लैक्टेशन, इंडिजीनियस ब्रीड्स, क्वालिटी ऑफ डिसीज रेसिस्टेंस। हमको कुछ ऐसी बाहरी इंडिजीनियस ब्रीड्स रखनी चाहिए जिनका लैक्टेशन अच्छा होता है। लैक्टेशन का मतलब होता है जो दूध देने की मात्रा इनकी ज़्यादा होती है, और साथ में उनमें उनके अंदर डिसीज रेसिस्टेंस पावर भी अच्छी होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज द पोल्ट्री फार्मिंग, एक्सोटिक एंड इंडिजीनियस ब्रीड। इसमें भी ऐसे ही होता है बाहरी और आपकी जो देसा, जिसको इंडिजीनियस का यहाँ पर मीन्स होता है स्वदेशी ब्रीड्स का हम इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारा फिश फार्मिंग, बोथ एक्सोटिक एंड इंडिजीनियस फिशेस आर यूज। इसके अंतर्गत आपकी दोनों, एक्सोटिक मतलब आपकी बाहरी विदेशज और साथ में देशज, दोनों हम अपने क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं ब्रीड्स को। और हनी बीज के अंतर्गत आपका होता है एक्सोटिक हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, जिसके अंदर हनी कलेक्शन करने की अच्छी कैपेसिटी होती है, एंड
बीज का यूज हम करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा डिजायरेबल मेंटेनेंस। इसमें मेंटेनेंस कैसा है, जैसे कि आप उसमें देखेंगे एनी कैटल फार्म में गुड वेंटिलेशन, इंसेक्ट्स, रफेज, कंसंट्रेट प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट्स एंड स्किन डिसीज वैक्सीनेशन। उनका जो होता है जानवरों को रखने का जो एक घर होता है जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर उस दड़बे को हम देखेंगे कि उसका जो वेंटिलेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, हवा का एक्सचेंजेस अच्छा होना चाहिए, और उनका जो क्या कहते हैं, अब बोल सकते हैं हम लोग एक बात में कि क्लीननेस के बारे में बात करें कि वहाँ पर हम नियमित रूप से हमको सफाई रखनी चाहिए, जिससे कि पैरासाइट्स होते हैं, स्किन डिसीजेस हैं, ये सब नहीं होने चाहिए। वैक्सीनेशन हमको टाइम टू टाइम देते रहना चाहिए। फिर उसके बाद आपका पोल्ट्री के अंदर क्या था, गुड वेंटिलेशन, इंसेक्ट्स, रफेज, कंसंट्रेट प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट, स्किन डिसीज वैक्सीनेशन। सेम वही बात आपका पोल्ट्री फार्मिंग के अंतर्गत में आ जाती हैं जो हमारा कैटल फार्मिंग के अंतर्गत आ रही थी। देखिए फिश फार्मिंग कह रहा है, फिश फार्मिंग एंड लोकेटिंग रेंज स्कूल्स ऑफ फिश, use of satellites and echo sounds in composite fish culture, seeds is boiled mixed with other species. हार्मोनस स्टिमुलेशन टू ब्रिंग डिजायर्ड क्वालिटी इन फिश प्रोडक्शन। इसके अंतर्गत हमको देखिए फिश का जो कलेक्शन है इस प्रकार से लोकेटिंग होनी चाहिए कि उस वहाँ पर हम देखें कि किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं होता है, अच्छी कंपोजिटिंग होती है, अच्छा जो उसका वाइल्ड म्यूजिक है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और साथ में हम देखते हैं कि जो हार्मोनल स्टिमुलेशन है वो भी प्रॉपर होता रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा वैल्यू और क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन द पास्चर्स एंड द फ्लावर अवेलेबल फॉर द टेस्ट ऑफ हनी। हमें मधुमक्खी का जो पालन है, हनी बी की है, उसके लिए देखते हैं कि जो एपीकल्चर की जो व्यवस्था होती है, जहाँ पर गार्डनिंग होती है, जहाँ फ्लावर्स हमारे बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, वहीं पर हमको इसको करते रहना चाहिए, ताकि जो फ्लावर्स का जो नेक्टर होता है उससे ये कलेक्ट करके अपना हनी का फॉर्मेशन कर सकें ईजिली वे में। इसके एग्जांपल्स हैं कुछ वैरायटीज़ के, उसको देखेंगे एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड्स, जिसमें आपके बाहरी और साथ में आपकी कुछ विदेशी नस्लों को इंक्लूड किया गया है। जो एक्सोटिक ब्रीड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसी है, ब्राउन स्विस है, और जो आपकी लोकल ब्रीड्स हैं रेड सिंधी है और साहिवाल है। फिर उसके बाद पोल्ट्री फार्मिंग देखेंगे, एक्सोटिक में लेग हॉर्न इंडिजीनियस ब्रीड्स एंड एसील। जो आपका एक्सोटिक है वो आपका लेग हॉर्न होता है और इंडिजीनियस ब्रीड्स के अंदर असील होती है। फिशेस में देखेंगे फ्रेश वाटर एंड मैक्रोबैरिकियम, इसके अंदर देखेंगे फ्रेश वाटर के अंदर का तो मैक्रोबिकम होती है, मैरीन में आपका पीनस होता है, प्रांस होता है, फ्रेश वाटर फिशेस, मैरीन फिशेस एंड बॉम्बे डक, सैर्डिनस कॉमन एसेट्रा, ये सब आपकी फिशेस वैराइटीज़ होती हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो आपका हनी बीज में है, कह रहा है इसमें कि एपिसैनिडिका डोजार्टा ए फ्लोरी, मतलब ये उसकी स्पीसीज है, किसकी, हनी, उसकी हनी बी की कुछ स्पीसीज होती हैं, इन स्पीसीज को हम इसके अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि जो हमारा टॉपिक है यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं, आप इसको देखिए और इसको सॉल्व करिए। इन क्वेश्चन आंसर को आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।